तो साहब ब्रिक्स में चाहते ना चाहते यार कुछ भी हो, पाकिस्तान की फजियत हर जगह हो जाती है। फिर से बेचारे पाकिस्तान की फजियत हो गई। वो एक ऐसी मक्खी है जो जहां भी गुड़ देखती है वहां पे भिनभिनाने लगती है, या ये एक ऐसा फकीर है जहां भी भीड़ या जलसा देखता है वहां बाहर कटोरा लेके बैठ जाता है। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है इतने दिन से यार IMF का कोटा पूरा हो गया, यार वर्ल्ड बैंक का भी पूरा हो गया, जो व्यक्तिगत रिश्तों में लोगों से भीख मांगनी थी वो भी पूरी हो गई। यार अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स प्लस का बैंक है, ये कुछ सुना है पैसे वैसे दे रहा है, तो चल के मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊं। लेकिन सुनते हैं कि मोदी जी ने फुट डाउन कर दिया कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, यानी चाइना, रशिया, इंडिया एंड ब्राजील, इसके अलावा इनकी अनुमति के बिना या सबकी सहमति के बिना नए मेंबर नहीं जोड़े जाने चाहिए। तो इस फकीर मुल्क पे तो इतनी बात काफी है। तुर्किया में कुछ आतंकियों ने अटैक कर दिया है। तुर्किया के एरोस्पेस स्टेशन जो था, कंपनी वहां पर अटैक कर दिया है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये वर्ल्ड न्यूज नहीं बनेगी, इस पे रील भी नहीं बनेगी, इस पे मातम भी नहीं होगा, इस पे द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट वगैरह वगैरह BBC मातम नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्किया एक मुसलमान नेशन है और कुर्दों को की जमीन घेर रखी है, उन्हें अपना मुल्क नहीं दे रहा है। कभी उन पे बॉम्बिंग कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो वहीं के लड़ाके माने जा रहे हैं कि ये आए थे अटैक करने के लिए। लेकिन भैया देखो, वहां पे मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। जिस देश ने दूसरे लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है वो दोनों मुसलमान। तो यार ये न्यूज थोड़ी बनती है, इस पे रील थोड़ी बनती है। रील तो यहूदियों पर, पैलेस्टीनियों पर बनती है। तो इन दोनों मुद्दों को तो यही निपटा देते हैं। तो बात करते हैं ब्रिक्स की, और दोनों तरह के इसमें शेड्स देखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोगों को ब्रिक्स में देखनी चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? देखिए भाई, स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाऊंगा कि ब्रिक्स में अब इतने % इकोनॉमी अब ब्रिक्स के अंडर आ गई है, इतने % पॉपुलेशन आ गई है, इसमें क्या जाना। 2001 में इसका गठन हुआ, ये चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, आप देख लेना यार। 2001 में इसका गठन हुआ, उसके बाद 2009 में इसकी पहली बैठक हुई। जो आइडिया फ्लोट हुआ 2001 में हुआ। पहले इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, रशिया था, चाइना था, इंडिया था और ब्राजील था। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जोड़ा गया, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। अब ये हो गया ब्रिक्स प्लस। बहुत से देशों ने इसमें आवेदन डाला। तो पिछले साल जो फाइनल जिनको किया गया है वो सऊदी अरेबिया को किया गया है, ईरान को किया गया है, इथोपिया को किया गया है और इजिप्ट को किया गया है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इसमें आना चाहते हैं, जिसमें हमारा बगल का इंटरनेशनल फकीर भिखारी भी है। तो भाई अब ये ब्रिक्स प्लस का जो परिवार है बहुत बड़ा हो गया है। ब्रिक्स प्लस का एजेंडा क्या है? एक है क्वाड, एक है G7। तो इसका जो बेसिक एजेंडा है ब्रिक्स प्लस का, जितना मैंने इसको समझा और पढ़ा है, ये जेब की लड़ाई है, नोटों की लड़ाई है, डी डॉलराइजेशन की ये लड़ाई है। 1944 में जब ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद ये तय किया 40 मुल्कों ने कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। भैया लॉटरी निकल गई डॉलर की। हाँ, डॉलर दुनिया की एक पावरफुल करेंसी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि डॉलर सिर्फ वहां नहीं खर्च होता जहां पर अमेरिका कुछ पैसा जेब से निकाल के खर्च कर रहा हो। डॉलर वहां इस्तेमाल होता है दुनिया में कहीं भी आपस की ट्रेड हो रही हो। दुनिया के सारे रिजर्व्स डॉलर्स में हैं, दुनिया की लगभग सारी ट्रेड डॉलर में है। अब हाँ, ब्रिक्स के आने के बाद पिछले 10 साल में इसको धीरे धीरे चैलेंज किया जा रहा है। रिजर्व्स घट के धीरे धीरे लगभग 60% अब डॉलर के रह गए हैं, या तो लोकल करेंसी के हो गए हैं, या युआन के हो गए हैं, या पाउंड के हो गए हैं, या यूरो के हो गए हैं। तो ये स्पेस डॉलर की पीछे घट रही है। फिर भी डॉलर का दबदबा है। अब अमेरिका का डॉलर जब मजबूत होता है और सारी ट्रेड जब डॉलर्स में होती है, बैंक्स जो इंटरनेशनल लोनिंग करते हैं वो भी डॉलर्स में करते हैं। अब अमेरिका इसको हथियार की तरह कैसे यूज करता है? अमेरिका हथियार की तरह यूज करता है सैंक्शन लगाकर, कि अब हमने तुम पर सैंक्शन लगा दिया, अब तुम इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करोगे? अगर तुम डॉलर से करोगे तो हम तुम्हारी ट्रेड होने नहीं देंगे, तुम्हें IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बैंक्स तुम्हारे लोन को इनिशिएट नहीं करेंगे या फेलिसिटेट नहीं करेंगे। इसके चलते रशिया ने 2014 जब वो क्रीमिया में घुसा था, इन्वेड किया था,
तब से रशिया ये चीज देख रहा था कि उसको इसके चलते कितनी परेशानी हो रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो ईरान से चाइना, ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो ईरान से चाइना अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो शिप्स ऑयल कंटेनर जाते हैं उनको इंश्योरेंस कोई कंपनी इंटरनेशनल नहीं देती है क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। तो इस तरह से डॉलर को अमेरिका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ब्रिक्स के पीछे और हर संगठन के पीछे साथियों पहले अपना स्वार्थ होता है। जैसे हमारे शंकर जी ने कहा कि आई एम नाउ, जब उनसे पूछा गया आप इधर भी हो उधर भी हो उधर भी हो, तो उन्होंने कहा आई एम स्मार्ट इनफ टू अवेयर ऑल द ऑप्शंस, आप भी हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है। और यही हमने रशिया के साथ किया। जब वॉर हुई, रशिया से हमने तेल खरीदा, रुपीज में तेल खरीदा, उसका नोमेनक्लेचर चेंज किया और पूरी दुनिया में हमने उसको बेचा। और यूरोप और अमेरिका कुछ ना कर पाए, और यूरोप भी यूक्रेन वॉर के टाइम पर रशिया से गैस ले रहे थे। आप लोगों को ये बात पता होगी। तो जयशंकर जी ने गीला जूता निकाल के मारा था पत्रकार के, जो उसने पूछा था। तो रशिया का जो पीछे जो उसका रीजन है वो बेसिक है, इकोनॉमिकल, सैंक्शन से लड़ना। और ये जो इतना बड़ा संगठन किया, जमावड़ा किया गया है, लोग बढ़ाए गए हैं, जो मेंबर्स नहीं थे उनको भी इनवाइट किया गया है, तुर्किया भी आया है। ये पुतिन ने दुनिया को एक चीज बताई है कि तुम्हारे सैंक्शंस के बावजूद भी दुनिया मुझे एक लीडर मानती है। दुनिया के लिए मैं बिल्कुल एक वो आदमी नहीं हूं जिसको दुनिया बॉयकॉट करके लीडर्स बैठ सकते हैं। मुल्कों पर हम पर भरोसा है। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर दुनिया का बनाएंगे। हमने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है जो इंटरनल लोनिंग कर रहा है। हम तुम्हारे स्विफ्ट मैकेनिज्म की तरह ब्रिज सिस्टम बनाएंगे। स्विफ्ट मैकेनिज्म का मतलब ये जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर जिसके ट्रांजैक्शंस बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही ये सीक्रेट होते हैं। तो इसी तरह अब ब्रिज बनाया जा रहा है, बैंक क्रिएट किया जा रहा है, कॉमन करेंसी की बात हो रही है। इंटरनल ट्रेड होगी तो कॉमन करेंसी में होगी। सऊदी अरेबिया के आने से ऑयल का पावर शिफ्ट होके ब्रिक्स में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये देश सऊदी हो गया, ये हो गया, यूएई भी ऐड किया गया, सॉरी, ये अमेरिका के भी साथ इनके गठबंधन है। लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरा गठबंधन एक खड़ा होना शुरू होता है तो भविष्य को देखते हुए तो अमेरिका में तो इस बात की टेंशन है। और ट्रंप ने ये कहा भी था कि अगर आप डी डॉलराइजेशन करेंगे तो आप पे मैं सैंक्शंस लगाऊंगा और आपको इतनी ड्यूटी फलाने फलाने उसमें एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो रशिया ने तो ये मैसेज दिया है कि आई एम स्टिल अ वर्ल्ड पावर और मेरे बुलाने पर इतने लोग आए हैं, मैं उनका मेजबान था, मैंने उनका होस्ट बना है। यूक्रेन के तुम्हारे सैंक्शन के चलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाइना क्या मैसेज दे रहा है सबको पता है। चाइना की ट्रेड वॉर कितनी बढ़ के आगे अमेरिका के साथ पहुंच गई है। तो 2014 क्रीमिया के बाद, कोविड के बाद, तो इन दोनों का जो रोल है ये एक तरह से जो लीडर बन के उभर रहे हैं। भारत का भी बहुत महत्व है, लेकिन लीडर बन के अपना अपना स्वार्थ देख रहा है चाइना और रशिया। हर गठबंधन जैसा मैंने बताया एक स्वार्थ का खेल होता है। अब इसमें भारत को क्या स्वार्थ और देखना चाहिए? भारत को फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बात है। भारत को ये इसमें स्वार्थ देखना चाहिए। एक तो इस परिवार के बड़े होने से क्या ये सारे लोग मिलकर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए प्रमोट करेंगे? क्या चाइना और रशिया भारत को प्रमोट करेंगे? ये पहला सवाल है। जिस नजरिए से देखो भाई, मैं देखता हूं, मेरा देखना ये नहीं है कि मोदी जी के भाषण से थर थर कांपा चाइना और मोदी जी के भाषण से थर थर कांपा अमेरिका। ये कंटेंट और बहुत से सम्मानित यूट्यूब चैनल्स पे बनता है, आप वहां जाके देखते होंगे, आप एंजॉय करते होंगे। मेरा कंटेंट बनाने का ये तरीका नहीं है। तो पहला भारत को इस बार देखना चाहिए कि इस परिवार के एक फाउंडिंग मेंबर के चलते क्या इस परिवार के दो लोग रशिया और चाइना भारत को यूएनसी के लिए प्रमोट करेंगे? पहला। दूसरा, जब ये फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, जब सब लोग खड़े होते हैं ब्रिक्स प्लस के, अब ये ब्रिक्स प्लस कहलाने लगा है, इनमें बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इजिप्ट और इथियोपिया में रिवर नाइल के डैम्स के लेके बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कल को अगर पाकिस्तान आ जाता है तो फिलहाल लात पड़ गई है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्ट्रडिक्शन, पूरी दुनिया को पता है। इंडिया चाइना के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो एक ये अभी भी इकोनॉमिकल अलायंस बन के उभर रहा है, लेकिन मेरा मानना है जब तक ये स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं बनेगा, जैसे G7 है, जैसे NATO है, तब तक इस
ऑर्गेनाइजेशन की, इस ब्रिक्स का पूरा पोटेंशियल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और भारत का इसमें यही स्वार्थ होना चाहिए, यूएनसी की मेंबरशिप, और भारत इस ब्रिक्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए बेहतर हो कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहां पर मैं बोलता हूं मेरी वतन परस्ती बहुत अलग हटके है, मेरी इस्लाम परस्ती बड़ी अलग हटके है, और मेरी हिंदुत्व परस्ती भी बड़ी अलग हटके है। मैं भीड़ के साथ नहीं बहता हूं। 4 साल पहले आपके भाई ने एक वीडियो बनाया था, 4 साल पहले। अब हम लोग आते हैं चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बिलियन बिलियन डॉलर का ट्रेड खत्म कर, कि वो कह रहे हैं कि हाँ डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को सॉर्ट आउट करें। जी हाँ, 4 साल पहले जब पूरे देश में हवा बह रही थी कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, मैंने कहा था सरकार जो कर रही है करने दो, सरकार को आगे आगे चलने दो, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। और रिजवान अहमद ट्रोल हुआ था और एक मंच बन के उभरा था जिसने कहा था मैं एंटी चाइना, इतने सब किस्सों के बाद अपने प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट चाइना की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। और इस 5 साल में चाइना और इंडिया की ट्रेड फिर से टॉप पर पहुंच गई है, आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो भाई मेरी जो वतन परस्ती है वो जब भीड़ कुछ बोल रही होती है भैया मैं कुछ और सोच रहा होता हूं, जब मुसलमान कुछ बोल रहे होते हैं तो मैं कुछ और सोच रहा होता हूं, जब हिंदुत्व की बात कहीं कुछ हो रही होती है तो मैं उसको अलग नजरिए से देख रहा होता हूं। तो मैंने एंटी बॉयकॉट चाइना को अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट नहीं किया था, और आज आप हालात देख लीजिए। अगर ब्रिक्स प्लस बनकर ये तैयार हुआ है, अगर डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, अगर डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, अगर ब्रिक्स की बात हो रही है, तो भाई भारत फिर चाइना से कहां अलग है? ट्रेड में भी हम इतना एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1 पे चलना है। तो एक जो ब्रिक्स की जब पूरे लोग खड़े होते हैं, लीडर्स ऑफ द स्टेट, इसमें जो मैं कॉन्ट्रडिक्शंस देखता हूं, और उन कॉन्ट्रडिक्शन से भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, अपने मार्केट को इस्तेमाल करते हुए, अब रुपये में जो लोग डील कर रहे हैं, यूपीआई कितने मुल्कों में एक्सेप्ट हो रहा है, भारत को भैया अपना स्वार्थ देखकर, वतन परस्ती के चलते हुए कहीं पीछे हटकर, कहीं पीछे हटाकर, कहीं बीच का रास्ता हटाकर निकालकर, रशिया को बीच में डालकर चाइना के साथ अपने मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। तब ये प्लेटफॉर्म, और ये इंश्योर करना चाहिए कि चाइना इंडिया को यूएनसी के लिए प्रमोट करेगा, और ये दबाव बनाना चाहिए कि यूएनसी को अब बड़ा करो, 5 मुल्क बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो भारत को मैं बस ब्रिक्स के नजरिए से, इकोनॉमिक्स हर चीज के साथ रहते हुए इस नजरिए से देख रहा हूं। और अगर भारत इस ब्रिक्स के टूल को इस्तेमाल करते हुए, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेरर भी आता है, कल को अगर पाकिस्तान जुड़ता है, और ये नेचुरल चीज है मेरे भाई, हमारे आप में एक साथ गठबंधन इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है जब हम एक दूसरे की पीठ पर छुरा मार रहे हैं? भारत ब्रिक्स का मेंबर है अमेरिका का वर्चस्व कम करने के लिए, भारत क्वेड का मेंबर है चाइना का वर्चस्व कम करने के लिए। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि वी हैव ऑल द ऑप्शंस, लेकिन अगर ब्रिक्स भारत जिसका फाउंडिंग मेंबर है, जिसका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है, भारत को अपने रसूख को इस तरीके से इस्तेमाल अगर भारत करता है, तो ब्रिक्स के स्ट्रेटेजिक फायदे भी भारत को होने चाहिए, बनस्बत सिवाय इकोनॉमिकल फायदों के। और किस हद तक भारत दोनों जगह बैलेंसिंग कर सकता है, यह भी देखना पड़ेगा। तो मोदी जी को जल्दी से जल्दी ब्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिकल फायदे के साथ साथ अपने स्ट्रेटेजिकल फायदे के लिए। पहला, यूएनसी की मेंबरशिप, और दूसरा, हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, वो किसी तरह हनक के साथ नहीं, किसी तरह बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से सॉर्ट आउट होने चाहिए। और तीसरा, इस ब्रिक्स के पावर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेरर और कश्मीर इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। और यह भी ब्रिक्स का एक एजेंडा होना चाहिए। हवाई में इकोनॉमिकल ग्रोथ एक दूसरे की नहीं हो सकती जब हम एक दूसरे के पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार बैठे हैं और मार रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।